हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 आनुवांशिकी। इट मीन्स जेनेटिक्स। आनुवांशिकी जेनेटिक्स ये जीव विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है ये बायोलॉजी की, जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता, सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। अब आप बता सकते हैं आनुवांशिकी क्या है, तो आप बताएंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं, सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसे आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स या आनुवांशिकी शब्द सबसे पहले वैटसन ने 1905 में दिया था। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले वैटसन ने 1905 में दिया था। जेनेटिक्स शब्द की खोज ग्रीक भाषा के जीन से हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आनुवांशिक लक्षणों की या आनुवांशिक लक्षण की। आनुवांशिक लक्षण ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। कोई आपसे पूछेगा आनुवांशिक लक्षण या हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो हम बताएंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना कहलाता है वंशागति, जिसे कहते हैं हेरिडिटी। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति या हेरिडिटी कहलाता है। और वंशागति या हेरिडिटी शब्द की खोज सबसे पहले स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने 1863 के अंदर की थी। स्पेंसर ने सबसे पहले वंशागति या हेरिडिटी शब्द की खोज की थी। नेक्स्ट, लैंगिक जनन के दौरान एक ही जाति के जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में विभिन्नताओं का उत्पन्न होने का कारण है जीन विनिमय। कोई आपसे पूछ सकता है कि एक ही जाति के जीवों में विभिन्नताएं होती हैं, यानी जीव अलग अलग होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें वेरिएशन होता है, जबकि वो एक ही जाति के हैं, एक ही स्पीसीज के हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो हम बताएंगे लैंगिक जनन में जीन विनिमय के कारण, इसको इंग्लिश में क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग गुणसूत्रों के जीन्स का आदान प्रदान होता है, तो जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर के कारण एक ही जाति के जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया है। सबसे पहले आनुवांशिकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले वैटसन ने 1905 में दिया था, जो ग्रीक भाषा के जीन शब्द से लिया गया है। आनुवांशिक लक्षण ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और इन लक्षणों का जाना वंशागति या हेरिडिटी कहलाता है। हेरिडिटी शब्द सबसे पहले स्पेंसर ने 1863 के अंदर दिया था, और जीवों में, एक ही जाति के जीवों में विभिन्नताओं के उत्पन्न होने का कारण जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आनुवांशिकी के पिता के बारे में, और वो सब आप जानते हैं, वो हैं मेंडल। कौन है? मेंडल। जब भी हम जेनेटिक्स या आनुवांशिकता की बात करते हैं, आनुवांशिकी की बात करते हैं, तो हम मेंडल के बारे में पढ़ते हैं, बिकॉज यू नो द फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। तो हम बात करेंगे मेंडलवाद की। मेंडलवाद के अंदर हम कंप्लीटली
मेंडल से रिलेटेड जो भी खोज हैं, जो भी वर्क है, उसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं कहूँगा मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जोहन या जॉन मेंडल था। मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जोहन मेंडल। नेक्स्ट, मेंडल ने पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल का कार्य क्या था? पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन। नेक्स्ट, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। कब हुआ था? 22 जुलाई 1822। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया के हेजेंड्रॉफ प्रांत के सिलीसियन गांव के अंदर। हेजेंड्रॉफ प्रांत के सिलीसियन गांव में। नेक्स्ट, मेंडल ने अपनी उच्च शिक्षा, इससे पहले हम पढ़ेंगे, मेंडल ने 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। 1842 में दर्शन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की और 1843 में ये ब्रून शहर के चर्च में पादरी बने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं मेंडल के बारे में। और 1851 से लेकर के 1854 तक इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वो की इन्होंने वियना यूनिवर्सिटी से, वियना विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट बात करेंगे, मेंडल ने 1856 से लेकर के 1863 तक, इट मीन्स 7 वर्ष तक पादप संकरण पर प्रयोग किए। तो मेंडल ने अपना रिसर्च वर्क कब किया? 1856 से लेकर के 1863 तक। और फिर 2 साल बीच में रह गए, तो 2 वर्ष इन्होंने किया। जो 2 वर्ष बीच में रह गए उसमें इन्होंने किया शुद्ध वंश क्रम का चयन। क्या किया? शुद्ध वंश क्रम का चयन कि मुझे एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किस पर करने। उसके बाद इन्होंने 1865 के अंदर ब्रून कस्बे की एक अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने प्रकाशित किया। अपने प्रयोगों को, अपनी खोजों को 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने प्रकाशित किया। और 1866 में वार्षिक पत्रिका के अंदर, वार्षिक पत्रिका आती थी वहाँ पे, उसके अंदर पादपों में संकरण प्रयोग इस हेडिंग के नाम से अपनी खोजों को या अपनी रिसर्च को प्रकाशित करवाया। उसके बाद 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। और इसी को हम, जो कंप्लीटली आपको बताया है, इसी को हम मेंडलवाद कहते हैं। इसी पश्चात इन्होंने पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने बिल्कुल सेलेक्टिवली अकॉर्डिंग टू योर बुक्स
पूरा कंप्लीटली सिस्टमेटिक तरीके से आपको मेंडलवाद के बारे में बताया है। अगर परीक्षा में दो तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है मेंडल की जीवनी के बारे में बताइए, या मेंडल के जीवन परिचय से पर प्रकाश डालिए, या जीवन परिचय के बारे में बताइए, लाइफ हिस्ट्री के बारे में। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है मेंडलवाद के बारे में, या मेंडलवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसमें कंप्लीटली हमें मेंडल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्टिवली एकदम क्लियर हो जाए। मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मेंडल। और मेंडल ने पादपों में वंशागति नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ, और मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के हेजेंडॉर्फ प्रांत के सिलिशियन गांव में हुआ। 1842 में इन्होंने दर्शन शास्त्र के अंदर डिग्री प्राप्त की। 1843 में ब्रून शहर के चर्च में ये पादरी बने, और 1851 से लेकर के 1854 तक इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की वियना विश्वविद्यालय ऑस्ट्रिया से। और 1856 से लेकर 1863 तक 7 वर्ष तक इन्होंने पादप संकरण पर प्रयोग किए, और वो पादप था मटर का पौधा। तो मटर के पौधे पर इन्होंने संकरण के प्रयोग किए। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम होता है। क्या होता है? पाइसम सैटाइवम। दोनों को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये वैज्ञानिक नाम है। और मटर में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14 होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इन्होंने 1856 से लेकर के 1863 तक 7 वर्षों तक पादप संकरण पर प्रयोग किए, और 2 साल इन्होंने केवल शुद्ध वंश क्रम का चयन किया कि मुझे किस पर एक्सपेरिमेंट करने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम 1865 में इन्होंने अपनी जो एक्सपेरिमेंट या प्रयोग इन्होंने जो किए और उसके जो निष्कर्ष निकले उनको ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने प्रकाशित किया 1865 के अंदर। और 1866 में एक वार्षिक पत्रिका के अंदर इन्होंने एक टाइटल डाला, पादपों में संकरण प्रयोग के नाम से अपने प्रयोगों को प्रकाशित करवाया। और इसी दौरान इन्होंने वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया, और 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। इसी को हम मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये पूरी बेसिक नॉलेज ऑफ मेंडलवाद, इसको इंग्लिश में मेंडलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलिज्म। तो मेंडलवाद और मेंडल के जीवन परिचय के बारे में आपको कंप्लीट टॉपिक समझ में आया होगा। आपको नोट्स भी PDF फाइल में सेंड किए गए, उसके अंदर आप अपने नोट्स को लर्न करेंगे और याद करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा मेंडल की सफलता के कारण। व्हाट इज द रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल? सफलता के कारण। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए और वो सफल भी रहे। इस सफलता के कई कारण हैं। जो महत्वपूर्ण कारण हैं उनको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला जो मेंडल की सक्सेस या सफलता का कारण है वो है मेंडल ने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल की सफलता का जो फर्स्ट रीजन है वो ये है, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें एक लक्षण की वंशागति किस तरह से होती है, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा है कि मेंडल की जो भी आंकड़े आए उनका इन्होंने सांख्यिकीय स्टैटिकल सांख्यिकीय विश्लेषण किया। मेंडल के जो भी रिजल्ट्स आए संकरण के प्रयोगों के द्वारा, संकरण के प्रयोगों को करने पर जो भी इनके रिजल्ट्स आए तो उनका इन्होंने सांख्यिकीय विश्लेषण किया। और जो तीसरा रीजन था वो था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पादप का चयन सफलतापूर्वक किया, या बहुत ही सफल तरीके से, या सावधानी पूर्वक, मैं कह सकता हूं सावधानी पूर्वक किया। सावधानी पूर्वक किया, ये सफल होने का कारण भी है। अगर ये किसी बहुवर्षीय पादप का चयन कर लेते जैसे नीम का, बबूल का, तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं हो पाते, इनकी लाइफ खत्म हो जाती, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन ही इनको नहीं मिलती। तो ये 3 रीजन हैं इंपॉर्टेंट मेंडल की सफलता के। पहला नियम बताएंगे आप, पहला जो रीजन है वो बताएंगे
एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया इन्होंने। दूसरा, अपने सभी एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, जो उनके प्रयोगों के जो रिजल्ट्स आए, आंकड़े आए, उनको सांख्यिकीय विश्लेषण के रूप में प्राप्त किया, सांख्यिकीय विश्लेषण किया उनका, और पादप का चयन सावधानी पूर्वक इन्होंने किया। तो ये 3 रीजन हैं मेंडल की सफलता के। अब हम बात करेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मटर के पादप के चयन के कारण। मटर के पादप के चयन के कारण, यानी चयन का कारण क्या था, मटर के पादप का ही इन्होंने क्यों सिलेक्शन किया और कोई प्लांट्स क्यों नहीं लिया। तो मटर का जो पौधा है वो काफ़ी सारी विशेषताएं रखता है। सबसे पहले बात करें, जो मटर का पौधा है वो 1 वर्षीय पादप है। कैसा पादप है? 1 वर्षीय पादप है, यानी बहुत ही कम समय में ये अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। नेक्स्ट, इसको हम गमले में उगा सकते हैं आराम से, या छोटे से स्थान पर बगीचे के अंदर, गमले के अंदर इसको आराम से उगा सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसके जो पुष्प हैं वो द्विलिंगी हैं। कैसे पुष्प हैं? द्विलिंगी। ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर, इट मीन्स पौधे के अंदर ऐसे पुष्प जिनमें नर जननांग और मादा जननांग, पुंकेसर और स्त्री केसर होता है, तो वो दोनों एक ही पुष्प पर उपस्थित हैं, तो उसको हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, जिससे इनमें स्वपरागण भी आसानी से होता है और पर परागण भी हम आसानी से करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, मेंडल ने मटर के पौधे को ही चुना, इसका रीजन है कि इसमें विपुंसन की क्रिया हम कर सकते हैं। विपुंसन परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। वी मीन्स होता है हटाना, वी मीन्स क्या होता है? हटाना, और पुंसन मीन्स होता है पुंकेसर को। जैसे फ्लावर का डायग्राम आपने छोटी क्लासों में बनाया होगा, ये पुष्प का डायग्राम है। इस तरह से हम पुष्प का डायग्राम बनाते हैं, जिसके सबसे बाहर ऐसे ये पुष्प वृंत है, सबसे बाहर बाह्य दल, उसके अंदर दल होते हैं जो रंगीन होते हैं, और दल के अंदर ये पुंकेसर है। ये पुंकेसर है जिसे हम नर जननांग कह रहे हैं, और ये स्त्री केसर है जिसे हम मादा जननांग कहते हैं। तो विपुंसन का मतलब है, मैं इसको कैंची से या चिमटी से हटा देता हूँ पुंकेसर को, जिससे एक लिंगी पुष्प हो जाएगा। यानी पुंकेसर को अगर हम हटा दें तो ये क्रिया विपुंसन कहलाती है। तो विपुंसन की क्रिया आसानी से हम मटर के पुष्प के अंदर कर सकते हैं, तो ये भी इनके चयन का कारण है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो मटर के पौधे के अंदर अनेक विपर्यासी लक्षण, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो बहुत सारे विपर्यासी लक्षण होते हैं, जैसे पौधे की लंबाई, पुष्प का रंग, फली का रंग, फली की आकृति, बीज की आकृति, बीज का रंग, ऐसे 34 के समथिंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या विपर्यासी लक्षण, यानी अलग अलग लक्षण एक ही प्लांट्स के अंदर होते हैं। तो ये भी एक चयन का प्रमुख कारण है कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही चुना, क्योंकि जब अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे तो हम अलग अलग कैरेक्टर्स पर स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर मैं लंबे और बौने पौधे के बीच क्रॉस करवाऊंगा तो लंबे पौधे प्राप्त होंगे F1 जनरेशन के अंदर। तो अभी आप केवल इतना समझें, जब पौधा लंबा और बौना होगा तभी तो हम उसमें क्रॉस करवा सकते हैं। सफ़ेद पुष्प और लाल पुष्प के बीच हम क्रॉस करवा सकते हैं, तो कैसे पुष्प होंगे। तो इस तरह से उसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए इन्होंने। तो ये 4-5 रीजन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मटर के पौधे के चयन के कारण। एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूँगा। 1 वर्षीय पादप होता है, आसानी से उगा सकते हैं, गमले के अंदर उगा सकते हैं। पुष्प इसके द्विलिंगी होते हैं, जिसके कारण स्वपरागण और परपरागण दोनों क्रियाएं आसानी से हो सकती हैं। विपुंसन, इट मीन्स पुंकेसर को हटाना, द्विलिंगी पुष्प से पुंकेसर को हटाने की क्रिया विपुंसन है। इसको हम आसानी से मटर के पुष्प में कर सकते हैं। और विपर्यासी लक्षण बहुत ज़्यादा होते हैं मटर के पुष्प के अंदर। तो ये बहुत सारे रीजन हैं, इन्हीं के कारण मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। और आज की क्लास में हम लास्ट एक और पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। एक बहुत ही इंटरेस्टेड पॉइंट है कि मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों को चुना, मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, लेकिन 6 जनवरी 1884 को इनकी डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। और उस समय एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं
आपने नाम भी सुना होगा, वो हैं डार्विन, चार्ल्स डार्विन। और उन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सभी का ध्यान उसकी तरफ था, उस बुक्स की तरफ था और उन चार्ल्स डार्विन की तरफ था, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि नहीं मिल पाई। इनके नियमों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इनके नियमों की पुनर्खोज 1900 ईस्वी में हुई। 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक हैं, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन सेरमैक। वो आपसे पूछ सकता है मेंडल के नियमों की पुनः खोज कौन सी ईस्वी में हुई, तो आपका आंसर होगा 1900 ईस्वी में। किस वैज्ञानिकों ने की, किन वैज्ञानिकों ने की? ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन सेरमैक। इन्होंने देखा कि आज हम जो मेंडल के नियम पढ़ रहे हैं या कोई भी आनुवंशिकता के नियम पढ़ रहे हैं, उनकी खोज आज से 35 वर्ष पूर्व 1965 के अंदर ही कर ली थी इन्होंने। तो आज से 35 वर्ष पूर्व मेंडल कर चुके थे। फिर ये चर्च गए और चर्च में मेंडल के कुछ डॉक्यूमेंट्स, जिन पर मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोगों के सांख्यिकीय आंकड़े लिख रखे थे, और उन्होंने देखा कि आज के जो वैज्ञानिक जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिसर्चर, वो तो पहले आज से 35 वर्ष पहले मेंडल ने ही कर लिए थे। तो इसी कारण इन्होंने सबको बताया कि ये चीज़ मेंडल ने आज से 35 वर्ष पहले बताई थी, और मेंडल को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दिलवाई। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये सारे जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखें और इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को। यूट्यूब पर लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं, जिससे आगे के जो वीडियोज़ आपको मैं भेज रहा हूँ उसके अपडेट्स या नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होते रहें, इसीलिए। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट था हमारा, वो था जेनेटिक्स के बारे में और मेंडलवाद के बारे में, मेंडलिज्म के बारे में, मेंडल की सफलता के बारे में, और मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, इसका रीजन, और मेंडल के नियमों की पुनः खोज। और आगे का जो वीडियो क्लासेस हमारी होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे मेंडल के नियम, मेंडल ने कितने नियम दिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वीडियो के अंदर मेंडल के नियम। एंड इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।